फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लॉ क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान एपीओ की लिए ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 1 है, तो स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। द विच ऑफ द सेक्शन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ द सेल ट्रांसफर ऑफ फायर आर्म्स नॉट बेयरिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अंडर द आर्म्स एक्ट 1959। आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत जिन अग्नि आयुधों पर पहचान चिन्ह ना हो उनके विक्रय या अंतरण का प्रतिषेध से संबंधित कौन सी धारा है। तो यहाँ पे आपको कौन सी धारा के अंतर्गत ये नहीं आते, वो सही ऑप्शन आपको बताना है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ए सेक्शन 5, बी ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 6 धारा 6, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 7, ऑप्शन नंबर 8 धारा 8। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन चुनना है। कौन सा सही है रिलेटेड टू आर्म्स एक्ट। तो गाइस, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 8 डी हो जाएगा। सेक्शन धारा 8 सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is not relevant under section 8 of Indian Evidence Act। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत नहीं है? पहला ऑप्शन नंबर ए मोटिव, ऑप्शन नंबर बी ओकेजन, ऑप्शन नंबर सी प्रिपरेशन, ऑप्शन नंबर डी प्रीवियस कंडक्ट। तो गाइज, आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन बताना कि धारा 8 के अंतर्गत कौन सा निम्नलिखित में से सुसंगत नहीं है, कौन सा रिलेवेंट नहीं है इनमें से। ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे कि आपको पता चल के राइट ऑप्शन लिख के देना है कौन सा सही है। तो गाइज, यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओकेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following does not constitute evidence within the meaning of section 3 Indian Evidence Act। निम्नलिखित में से किसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत साक्ष्य नहीं माना गया? ऑप्शन नंबर 1 टेप रिकॉर्डिंग ऑफ कन्वर्सेशन, वार्तालाप की टेप रिकॉर्डिंग, और ऑप्शन नंबर बी एफिडेविट शपथ पत्र, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी ऑल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो आपको सही ऑप्शन बताना है कौन सा सही है यहाँ पे, कि ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सेक्शन 3 के अंतर्गत नहीं आता, जो एविडेंस नहीं माना गया सेक्शन 3 के अंतर्गत। किसको नहीं माना गया? टेप रिकॉर्डिंग को, या एफिडेविट को, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन कोर्ट, ऑल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एफिडेविट। यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एफिडेविट। एफिडेविट को साक्ष्य के सेक्शन 3 के अंतर्गत एविडेंस नहीं माना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्शन 167 क्लोज 2 ऑफ कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के तहत अलाउ टू पुलिस कस्टडी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एक्यूज फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ डे। यानी कि जो पुलिस कस्टडी के अंदर सेक्शन 167 क्लोज 2 के तहत कितने दिन तक, मैक्सिमम कितने जो टाइम पीरियड है वो कितने दिन तक हम पुलिस ऑफिसर को पुलिस कस्टडी में कितने दिन तक कोर्ट दे सकता है, मैक्सिमम पीरियड कितना दिन होता है वो आपको बताना है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 क्लोज 2 के तहत जांच के लिए आरोपी को अधिकतम कितने दिनों तक
डेज अवधि तक पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए 30 डेज, या ऑप्शन नंबर बी 60 डेज, या 90 डेज, या 45 डेज। तो गाइज इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है कि अधिकतम दिनों तक पुलिस अवधि तक कितनी हिरासत में रखने के लिए अनुमति दी जाती, कितने दिनों तक दी जा सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो गाइज यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डेज। ज़्यादा आप 90 दिन के लिए दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following case have right of arrest person been enumerated by the Supreme Court? कि ये गाइडलाइन किस में जारी की थी, राइट टू अरेस्ट पर्सन? ऑप्शन नंबर ए केस डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और थर्ड ऑप्शन इज ठाकुर राम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और थर्ड एडीएम जबलपुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो गाइस आपको राइट ऑप्शन कौन सा होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये सही आंसर हो जाएगा। इसमें राइट टू अरेस्ट पर्सन की गाइडलाइन दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दी डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका आंसर आपको देना है। ए फाइंड द डायमंड रिंग, ए को मतलब हीरे की अंगूठी मिलती है इन शॉपिंग मॉल के अंदर, और मॉल नॉट नोइंग टू बी हुम इट बिलोंग टू ए ए सेल इट इमिडिएटली विदाउट अटेम्प्ट टू डिस्कवर द ट्रू ओनर। ए तुरंत उसको बेच देता है विदाउट डिस्कवर द ट्रू ओनर। हैज ए कमिटेड एनी ऑफेंस, क्या ए ने कोई अपराध कारित किया है वो आपको बताना है। मतलब ए को एक डायमंड की रिंग मिलती है शॉपिंग मॉल के अंदर और वह नहीं जानता कि किसकी है। ए सेल इमिडिएटली विदाउट अटेम्प्ट टू डिस्कवर द ट्रू ओनर, ए तुरंत उसको बेच देता है बिना उस ओनर को ढूंढे बिना ही, उसको सर्च किए बिना ही, उसको डिस्कवर किए बिना ही उसको उसको बेच देता है। ए हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, क्या ए ने कोई अपराध कारित किया? अब हिंदी में देख लेते हैं। ए शॉपिंग मॉल में एक हीरे की अंगूठी मिलती है, उसे पता नहीं है कि वह किसकी है, उसको पता नहीं है कि ये किसकी है। सही मालिक का पता करने की कोशिश किए बिना ए उसे तुरंत बेच देता है। क्या ए ने कोई अपराध कारित किया है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सिलेक्टेड करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए हैज कमिटेड ऑफेंस फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ए हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ मिसचीफ, ए हैज नॉट कमिटेड ऑफेंस एनी, ए हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, डी ए हैज कमिटेड ऑफेंस डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कौन सा सही विकल्प होगा। तो गाइज यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा है वो मैं बता देता हूँ। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1950 एक्ट वॉज एनेक्टेड ऑन, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 अधिनियमित किया गया था। ये कब अधिनियमित किया गया था वो बताना आपको। तो ये कब किया गया था? 16 मई 1957 को, या 16 मई 1958, या 20 सितंबर 1957, या 20 सितंबर 1958। तो गाइज यहाँ पे आपको सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कौन सा सी हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 16 मई 1950 एक्ट
इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ many section are there by how many section are there in the probation offender act 1958? ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, 1950 एक्ट, अपराधी परीक्षा अधिनियम 1950 एक्ट में कितनी धाराएं हैं? तो ऑप्शन बताना है कितनी धाराएं, 18 धाराएं हैं या 19 धाराएं या 20 धाराएं हैं या 21 धाराएं हैं? 18 सेक्शन है, 19 सेक्शन है या 20 सेक्शन है? टोटल कितने सेक्शन है? 21 सेक्शन है। कितने बताने हैं आपको? कमेंट बॉक्स में बताना है सही ऑप्शन कितने हैं। हाउ मेनी सेक्शन आर दियर इन द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1958? 1950 एक्ट में कितनी धाराएं हैं वो आपको ऑप्शन में बताना है। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें टोटल 19 धाराएं कितनी है? 19 धाराएं हैं। सो टोटल 19 धाराएं हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 एनफोर्स ऑन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू हुआ था। ये कब लागू हुआ था वो बताना है। 30 जनवरी 1990 और 25 फरवरी 1989 और 16 फरवरी 1989 और 31 जनवरी 1990 1990। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 30 जनवरी के ये लागू हुआ था 30 जनवरी 1950 को। तो यह कब लागू हुआ था? 30 जनवरी 1950 को। राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ये ग्रामर का है, 10 से रिलेटेड क्वेश्चन है। सी ऑलवेज इन डेज इन डांस कॉम्पिटिशन, सी ऑलवेज डेज इन डांस कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन सा है। ये कौन, पहले तो ये बताना है ये कौन सा टेंस है और फिर ये बताना है कि ये राइट ऑप्शन को या कौन सा आएगा, पार्टिसिपेट आएगा या पार्टिसिपेट्स या पार्टिसिपेटेड या पार्टिसिपेटिंग। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन देना है कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पार्टिसिपेट, क्योंकि ये ऑलवेज है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें ऑलवेज आ रहा है इसलिए, और ये सी आ रहा है इसलिए ये आई लग जाएगा इसकी, तो पार्टिसिपेट, ये राइट ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11, तो आपको इसको एक्टिव को पैसिव वॉइस बदलना है, पैसिव वॉइस एक्टिव पैसिव ये पैसिव वॉइस का है, इसमें आपको बदलना है। द प्रोफेसर ऑलवेज सॉल्व द स्टूडेंट प्रॉब्लम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी होगा? द फर्स्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट प्रॉब्लम आर बीइंग सॉल्व बाय द प्रोफेसर, स्टूडेंट प्रॉब्लम इज टू ऑलवेज सॉल्व बाय द प्रोफेसर, स्टूडेंट प्रॉब्लम आर ऑलवेज सॉल्व बाय द प्रोफेसर, द स्टूडेंट प्रॉब्लम वॉज सॉल्व बाय द प्रोफेसर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज यहाँ पे मैं इसका आंसर दे देता हूँ। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसलिए सी होगा, ये कौन सा, ये जो द प्रोफेसर ऑलवेज सॉल्व द स्टूडेंट प्रॉब्लम, ये प्रजेंट सिंपल टेंस है, प्रजेंट सिंपल टेंस है। तो इसको किस में बदलना है? प्रजेंट कंटिन्यूस में बदलना है। कंटिन्यूस में बदलेंगे तो यहाँ पे आर के साथ बीइंग नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, और ये इज नहीं आएगा यहाँ पे, ये भी गलत हो जाएगा। द यहाँ पे आएगा द स्टूडेंट प्रॉब्लम, ये यहाँ पे लेके द स्टूडेंट प्रॉब्लम आर आ जाएगा एक साथ, स्टूडेंट प्लूरल है तो आर। ऑलवेज ये प्रजेंट सिंपल टेंस, ऑलवेज सॉल्व ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इसके साथ वर्ब बाय आ जाएगा द प्रोफेसर। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये वाज नहीं आएगा।
तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये हिंदी का क्वेश्चन है। बुढ़ापा बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है वो बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या इनमें से कोई नहीं, वो आपको बताना है। तो गाइज यहाँ पे आपको सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुढ़ापा में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। संधि का विलोम शब्द क्या है? ये आपको बताना है। संधि का विलोम शब्द क्या है? संचय है, या विभेद, या विग्रह, या विरत? तो सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संधि का विलोम शब्द क्या है? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा विग्रह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, संधि का विलोम शब्द क्या है? विग्रह है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, संधि का विलोम शब्द विग्रह। तो हमारे यही आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। 13 क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करें। जेपी लो क्लासेज में आप ऐड, इसके जो PDF यहीं मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ये टेलीग्राम चैनल जरूर करें, जेपी लो क्लासेज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।